मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। ठीक है बच्चों, देखें ये क्लास 8 हिंदी 1 आज अंतिम क्लास है। फिर हम लोग मिलेंगे बच्चों जब स्कूल खुलेगा जुलाई में। देखें पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे संज्ञा, और संज्ञा के भेद पढ़े थे हम लोग, और उसमें एक टॉपिक रह गया था कि शब्दों से जो है भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाए। भाववाचक संज्ञा बनाना यही छूटा हुआ था, तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले बच्चों कि एक बार जो है फर्स्ट सेमेस्टर का जो है जो पोर्शन है उसको आप देख लें। ठीक है, उम्मीद है स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। मैं उच्चारण भी कर दे रहा हूँ, सभी लोग अपने बुक में टिक कर लेंगे बच्चों। एक बार इसको अवश्य देख लें। ठीक है, सुन लें और पेंसिल से जो है अपने बुक में टिक कर लेंगे। ठीक है, देखें फर्स्ट पोर्शन में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जो पोर्शन है पाठ 13 शब्द भंडार। ठीक है बच्चों, इसमें है एकार्थी शब्द 1 से 10 तक, अनेकार्थी शब्द 1 से 20 तक, पर्यायवाची शब्द 1 से 22 तक, विलोम शब्द 1 से 35 तक, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द 1 से 5 तक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 1 से 30 तक। समझ में आ रहा बच्चों ना, 1 to 30। देखें पाठ 14 14 मुहावरे 1 से 16 तक 16, पाठ 20 अपठित गद्यांश, पाठ 21 पत्र। फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों पत्र है, और कौन सा पत्र है? अनौपचारिक पत्र है। ठीक है, और अनौपचारिक पत्र में कौन सा है जो तुम्हारे बुक में दिया है? अनौपचारिक पत्र में पहला, दूसरा और 8वां जो है वह एक्सरसाइज का है। पहला दूसरा तुम्हारे बुक में दिया है अनौपचारिक पत्र, और एक्सरसाइज का जो है 8वां क्वेश्चन है। फर्स्ट सेमेस्टर का है बच्चों ये। पार्ट 22 निबंध लेखन। तो निबंध लेखन में भी फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा है? पहला, तीसरा और चौथा। पहला निबंध है, तीसरा निबंध है और चौथा निबंध है। ठीक है बच्चों, विज्ञापन लेखन फर्स्ट सेमेस्टर में है। इसके बाद आते हैं डायरी लेखन और प्रतिवेदन लेखन। ठीक है बच्चों, जितना पाठ हम लोगों ने पढ़ा वो तो है ही, और ये व्याकरण पोर्शन जो है शब्द संपदा पाठ 13 से लेके आगे तक ये पोर्शन, यही तुम्हारा पोर्शन है फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है बच्चों, सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इसको अच्छे से अपने बुक पे टिक कर लेंगे बच्चों। ठीक है, इतना पढ़ना है और इसे अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, पढ़ लेंगे। लर्न करना है बच्चों, लर्न कर लेंगे। उम्मीद है सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलें अब इसके हम आगे चलते हैं। जो संज्ञा बची है वो तो हमें पढ़ना ही है। इसमें देखें बच्चों, ये लर्न करने के लिए है, थोड़ा सा पत्र से हम समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखें पत्र लेखन, डायरी लेखन। देखें पत्र लेखन, पत्र लेखन। देखिए बेटा, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, माने औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो बच्चों जो फर्स्ट सेमेस्टर में तुम लोग के है पोर्शन में वह क्या है बच्चों? अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, इसमें कौन कौन सा है? पहला है, दूसरा है और 8वां क्या है? एक्सरसाइज है। यही है बच्चों ने पत्र में, देख लेंगे। पहला है, दूसरा है और 8वां एक्सरसाइज है। देखिए बेटा बच्चों, अनौपचारिक पत्र, जो पत्र अपने सगे संबंधियों को, दोस्त को, मित्र को, या अपने परिवार में या अपने संबंध में लिखते हैं, वह पत्र किस में आते हैं? अनौपचारिक पत्र में आते हैं। ठीक है, कि जो पत्र जो अपने संबंधों में, अपने रिश्तेदारों में,
अपने परिचितों में लिखते हैं वे क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसमें पहला, दूसरा और 8वां। पहला तुम्हारी बुक में दिया है बच्चों, पेज नंबर 127 पे, कि अपने पिता को अपनी दिनचर्या बताने के लिए पत्र लिखें। दूसरा है अपनी सहेली को विवाह में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र। तो बच्चों जो लड़कियां हैं वो सहेली और जो लड़के हैं वो दोस्त को, मित्र को। और 8वां दिया है एक्सरसाइज का कि जन्म दिवस पर बधाई देते हुए मित्र को पत्र लिखिए। तो देखिए बच्चों, लिखने का फॉर्मेट तुम लोग की बुक में दिया भी है, फिर भी देखें। जब भी बच्चों अनौपचारिक पत्र लिखना होता है, कोई भी पत्र लिखना होता है, सबसे पहले ये हाशिया बनाते हैं, मार्जिन लाइन, ठीक है, देखें। और यहाँ पे पता होता है। पता किसका पता होता है? प्रेषक का, ठीक है। यहाँ पर प्रेषक का क्या होता है बच्चों? पता होता है, माने जो पत्र लिख रहा है उसका पता। जैसे मान लो कि मैं अपने पिता को पत्र लिख रहा हूं, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा? पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लें, अनौपचारिक पत्र में हम क्या करते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में कोई भी पत्र लिखना हो, सबसे पहले मार्जिन लाइन, और ठीक मार्जिन लाइन से सटे यहाँ पे क्या होता है? तो प्रेषक का पता होता है, माने जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र भेज रहा है, उसका क्या होगा? पता होगा। मान लो एक समान उदाहरण ले लें कि सारे बच्चे रफेस के हैं, सिंपल सा ले लें कि लिटिल फ्लावर स्कूल, राप्ती नगर, चरगावा, गोरखपुर, हो गया, ठीक। या परीक्षा में जो भी हो, लेकिन जब पता लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बच्चों पूर्ण विराम पता के बाद फिर यहाँ लिखते हैं दिनांक। क्या लिखते हैं बच्चों? दिनांक, ठीक है। और दिनांक जब भी लिखते हैं, जैसे मान लो कोई भी दिनांक हो, तो ये डेट तो लिख दिए, और ये जो होता है ये प्रयास करते हैं बच्चों कि इसको मंथ को लिखें। जैसे इतना जून 2020, ये मंथ लिख दिया जाता है, प्रयास किया जाता है, इसे क्या कर दें? लिख दें, ठीक है। देखिए ये हो गया। उसके बाद दिनांक के बाद अब यहाँ पे आते हैं बच्चों संबोधन। संबोधन कॉमा, और नीचे आता है बच्चों क्या? अभिवादन। संबोधन मतलब क्या? कि अपने पिता को लिख रहे हैं, तो पिता के लिए क्या लिखेंगे? आदरणीय पिताजी, या फिर पूज्य पिताजी, या फिर पूजनीय पिताजी, ठीक। पिताजी के लिए अपने से बड़ों के लिए सम्मान देते हैं ना, आदरणीय भैया जी या भ्राताश्री, आदरणीय माताजी, पूजनीय माताजी, पूज्य माताजी, पूज्य भैया जी, पूजनीय बहन, पूजनीय भैया, ठीक है। ये संबोधन हो गया। और संबोधन के बाद नीचे होता है अभिवादन। अभिवादन मतलब कि जैसे जो भी लोग अपने से बड़े हैं तो वो क्या करते हैं? प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, यही करते हैं ना। अब मान लो यहाँ कोई अपने समकक्ष आ गया, समवयस्क आ गया, तुम्हारा दोस्त मित्र आ गया, तो क्या? प्रिय रवि, प्रिय मित्र रवि। और यहाँ पे क्या होता है? अभिवादन, सस्नेह, सप्रेम या नमस्कार, ठीक है बच्चों। अनौपचारिक पत्र में प्रेषक का पता, दिनांक, संबोधन और अभिवादन जरूर होना चाहिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पे पूर्ण विराम, ठीक। अब देखें, अब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। देखें, अब चूंकि यह अनौपचारिक पत्र है, तो अनौपचारिक पत्र जब भी लिखते हैं बच्चों, तो उसमें भूमिका जरूर होती है। क्या होती है? भूमिका। भूमिका कहने का मतलब ये है कि क्योंकि अपने संबंधियों को लिखते हैं, या रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने परिचितों को लिखते हैं, दोस्त मित्र में लिखते हैं। तो जैसे अपने दोस्त में से फोन पे हम बात करते हैं ना कि हाँ हेलो कैसे हो, क्या है, चाहे पत्र मिला, चाहे फोन आया, ये है वो है, तो यहाँ एक दो लाइन जो होती है बच्चों, वह भूमिका में लिखते हैं, ठीक है। बुक में एग्जाम्पल दिया भी है, जैसे माता पिता के पास लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ कुशल हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। चाहे मैं यहाँ स्वस्थ हूँ, उम्मीद है कि आप भी वहाँ स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, यही सब लिखा जाता है भूमिका में ना। या पिताजी मैं यहाँ पर हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, यही सब लिखा जाता है ना।
तो सबसे पहले प्रेषक का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन और यहाँ पे भूमिका देते हुए लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल पूर्वक होंगे। मैं यहाँ स्वस्थ हूँ एवं कामना करता हूँ कि आप भी वहाँ स्वस्थ होंगे। ऐसे लिखते हैं, फिर अपने बात को कहते हैं। और बच्चों यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपने संबंध के अनुसार लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? अपने संबंध के अनुसार, कि आपका बेटा, पिता के पास लिख रहे हैं तो आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पुत्री, या तुम्हारा प्रिय दोस्त, तुम्हारा प्रिय मित्र, जिसको भी लिख रहे होंगे संबंध के अनुसार यहाँ लिखते हैं। और यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ अपना, आपका, माने जो भी हो, अपना देने से पहले, अपना नाम देने से पहले और ये समाप्त होने के बाद। ठीक है, चूंकि यह पारिवारिक पत्र है या संबंध में लिखते हैं, अपने परिचित में लिखते हैं, तो यहाँ पर जरूर लिख देते हैं पत्र की प्रतीक्षा में, या पत्र की प्रतीक्षा में, या फिर घर के अपने से छोटे लोगों को प्यार दे देते हैं, दोस्त हैं तो दोस्त की मम्मी को, पापा को प्रणाम कर देते हैं। ये कुछ ना कुछ यहाँ हृदय को स्पर्श करने वाली चीज लिख देते हैं। यदि माता पिता को लिख रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे कि माता पिता आपके पत्र के इंतजार में। ठीक है, चलें, तो ये है बच्चों अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट। बस इतना समझे कि पहले पता होता है, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु, और यहाँ अपने संबंध के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो पहला तुम लोग को दिया है क्या, कि अपने पिता को अपनी दिनचर्या बताने के लिए पत्र बुक में दिया है। अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। अपनी सहेली को पढ़ लेंगे बच्चों, कि अपने सहेली को विवाह में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र। ठीक है, और जो है 8वां दिया है बच्चों एक्सरसाइज का, कि जन्म दिवस पर बधाई देते हुए मित्र को पत्र लिखिए। तो बच्चों ये दोनों जो है बुक में है, लेकिन जो 8वां एक्सरसाइज है इसको अपने कॉपी में लिखेंगे। दिया है कि जन्म दिवस पर बधाई देते हुए मित्र को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले अपना पता लिखेंगे, यहाँ पे दिनांक लिखेंगे, संबोधन, मित्र को लिख रहे हैं ना, तो प्रिय मित्र, जो भी उनका नाम होगा, प्रिय मित्र सुरेश, रमेश, दिनेश, गणेश, महेश, कौमा। अभिवादन में क्या, नमस्कार या सस्नेह। ठीक है, पूर्ण विराम, अभिवादन होना चाहिए। अब यहाँ से लिखेंगे कि मित्र मैं यहाँ कुशल हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम भी वहाँ, आप भी वहाँ कुशल होगे। ठीक है, अब इसमें कोरोना चल रहा है तो लिख सकते हो कि मित्र मैं यहाँ स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, उम्मीद है कि तुम लोग भी वहाँ स्वस्थ होगे और सभी लोग घर पे पूरे परिवार के साथ सुखी होगे और स्वस्थ होगे। उस पर लिख देना अपनी कि मित्र इस लॉकडाउन के चलते मैं तुम्हारे इस, क्या है, बर्थडे है ना, जन्म दिवस, मैं तुम्हारे इस जन्म दिवस पे नहीं आ सका, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए तोहफा भेज दिया है या उपहार भेज दिया है। ठीक है, उपहार तुम देख लेना कैसा है, मुझे सूचित करना, और जब भी स्थिति सामान्य होगी, मैं कभी स्थिति सामान्य होगी, फिर हम लोग मिलेंगे और फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। अपने मन के भाव को बच्चों जैसे तुम लिख सकते हो वैसे लिखना। ठीक ना, भाषा साफ स्वच्छ शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, या फिर और भी लिख सकते हो कि मित्र में बहुत शुभकामना, मैं तुम्हारे जन्म दिवस पे आ नहीं सका, लेकिन लिख देना कि मेरी परीक्षा चल रही है, चाहे मेरी एग्जाम चल रही है, या मैं शहर से दूर हूँ, कुछ भी कारण बता सकते हो। उसको लिख सकते हो कि उम्मीद है कि जल्द ही हम मिलेंगे, फिर हम लोग मिल करके तुम्हारे जन्म दिवस को मनाएंगे, इंजॉय करेंगे। ठीक है, जैसे भी कुछ लिख लेंगे ऐसे लिखा जाता है। और यहाँ पे तुम्हारा प्रिय मित्र, अपना नाम। ठीक है, तो 8वां जो है वो तुम्हारे कॉपी पे होनी चाहिए। ये था बच्चों पत्र लेखन। आगे देखें, पत्र लेखन था। और निबंध लेखन में बच्चों, निबंध में तुम लोग का पहला है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। उसके बाद तीसरा है जनसंख्या वृद्धि, भारत की एक विकट समस्या। और चौथा है मेरा देश भारत अथवा मेरे सपनों का भारत। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ लेंगे। और देखें निबंध पढ़ा जाता है और किया क्या जाता है। तो देखिए बच्चों, निबंध पढ़ेंगे और कॉपी पे कैसे लिखना है इसको तो पढ़ लिए।
एक शीर्षक उठाए, जैसे मान लो पहला दिया है क्या, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन शीर्षक दिए, और पूरा इसको पढ़े, पूरा इसको पढ़ लीजिए। पूरा पढ़ने के बाद कुछ पंक्तियां होंगी जो तुम्हारे समझ में बहुत अच्छे से आई होंगी, कोई पंक्ति जरूर होगी। इन पंक्तियों को बच्चों अंडरलाइन करते जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक निबंध पढ़े, 10 से 12 पंक्ति बहुत अच्छी लगी, जो बहुत अच्छे से समझ में आई, उन 12 पंक्तियों को नोट कर लिया जाता है, ठीक। और जब परीक्षा आती है तो उन्हीं 12 पंक्तियों को ध्यान में रख के उन्हीं पंक्तियों को एक्सप्लेन किया जाता है। उन्हें क्या किया जाता है बेटा, बच्चों उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है, वर्णन किया जाता है उन्हीं पंक्तियों को, ठीक है। यह निबंध पढ़ने का तरीका होता है, और लिखने के लिए बताया ही था, फिर भी जब स्कूल खुलेगा तो बताया जाएगा क्या, क्यों, कब, कैसे, जैसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तब तक के लिए ये जो गर्मी की छुट्टी में जो करना है, जो सिलेबस है, पोर्शन दिया गया, उसे पढ़ लेंगे, पहला, तीसरा और चौथा। इसके बाद बच्चों क्या आता है, इसके बाद आता है विज्ञापन लेखन। देखें, इसके बाद आता है बच्चों विज्ञापन लेखन। विज्ञापन मतलब जो ऐड आते हैं, जो ऐड दिया जाता है, हर पंपलेट, पोस्टर पे दिखाई देता है, तो वो विज्ञापन लेखन कैसे होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले विज्ञापन लेखन के लिए एक हम क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉक्स, ठीक है। पहले तो देखिए कि विज्ञापन लेखन जो है, जो तुम्हारे सिलेबस में है, मुख्य रूप से 3 होते हैं। एक तो वर्गीकृत छोड़ देंगे, बाकी 2 को देखें, 2 तरह के होता है। पहला जो विज्ञापन होता है किसी उत्पाद किसी उत्पाद से संबंधित होता है, प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट से संबंधित होता है। और एक जो विज्ञापन होता है वह होता है जनहित में। किसमें होता है बच्चों, एक जनहित का विज्ञापन होता है और एक होता है उत्पाद, ठीक है। तो जो जनहित का विज्ञापन होता है, जो सबके लिए जारी किया जाता है, सरकार के द्वारा, सरकारी संस्था के द्वारा, जो सबको, सभी लोग जिसका पालन करते हैं, जो सबके लिए होता है, वो जनहित का विज्ञापन। और जो व्यक्ति जो है अपने किसी एक विशेष उत्पाद के लिए, प्रोडक्ट को, अपनी किसी एक वस्तु को मार्केट में लाना चाहता है, उसके लिए जो विज्ञापन देता है, एक उत्पाद परक होता है और एक जनहित होता है और एक वर्गीकृत। तो वर्गीकृत को छोड़ दें, ये देखें विज्ञापन में उत्पाद और जनहित। उत्पाद में जो प्रोडक्ट आते हैं, जैसे ये मार्कर का, कोई भी दीपक का, मोमबत्ती का, कैंडल का, लाइट का, बल्ब का, पंखे का, कूलर का, फ्रिज का, तमाम कंपनियां हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट का क्या देती हैं, विज्ञापन देती हैं, ठीक है। तो ये उत्पाद हो गए। और एक होता है जनहित का, कि जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, वो क्या कहलाता है, जनहित का विज्ञापन कहलाता है। जैसे सरकार देता है ना, क्या, स्कूल चले हम, ठीक है। सरकारी विज्ञापन क्या है, स्कूल चले हम आता है, या फिर स्वच्छ भारत आता है, शौचालय आता है, ठीक है। तो कुछ वो सब जनहित के कहे जाते हैं, ठीक है। देखें, तो चाहे उत्पाद का विज्ञापन लिखना हो या जनहित का विज्ञापन लिखना हो, सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक बॉक्स जरूर होना चाहिए। एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक। और इस बॉक्स के अंदर क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, स्लोगन जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्लोगन जरूर होना चाहिए, ठीक। और स्लोगन के बाद क्या होना चाहिए बच्चों, कलर केवल प्रोडक्ट नहीं, पूरा ये कलर होना चाहिए। कहने का मतलब होता है कि जो विज्ञापन होता है वह साफ, स्वच्छ, स्पष्ट और कलरफुल होता है, आकर्षक होता है, जो लोगों को क्या करे, आकर्षित करे, अपने तरफ क्या करे बच्चों, आकर्षित करे। जैसे हम जिसका विज्ञापन कर रहे हैं उसका नाम स्पष्ट होना चाहिए ताकि लोगों को दिखाई दे। उस विज्ञापन का यदि उत्पाद परक है तो भी, जनहित है तो भी, कोई ना कोई एक स्लोगन जरूर होना चाहिए, चित्र स्पष्ट होना चाहिए और पूरा बॉक्स कलरफुल होना चाहिए। जैसे उत्पाद पर देखें तो हम लोग डेयरी मिल्क बनाते हैं ना, जैसे डेयरी मिल्क आती है चॉकलेट ना, तो मान लो डेयरी मिल्क का ही कोई मनपसंद उत्पाद का विज्ञापन बनाना हो तो मान लो डेयरी मिल्क का ही बनाना चाहें
तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स हो गया, और उसके बाद चित्र बनाएंगे, डेयरी मिल्क चॉकलेट जो भी जैसे चित्र बनता हो चित्र बनाएंगे। ठीक है, चित्र बनाने के बाद उसको कलर करेंगे, कलर पूरा करना है ताकि आकर्षक लगे, देखने में वो आकर्षक लगे, अट्रैक्टिव हो। और स्लोगन जरूर, जैसे हर विज्ञापन का अपना कुछ स्लोगन होता है ना, जैसे क्या माउंटेन ड्यू का है क्या, डर के आगे जीत है, स्प्राइट का है क्या कि स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास, ऐसे तमाम है ना। ये जैसे डेयरी मिल्क का क्या है, कुछ मीठा हो जाए। तो ऐसे बच्चों, चाहे वो उत्पाद का हो या जनहित का हो, स्पष्ट शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए, जिस पर विज्ञापन हम दे रहे हैं स्पष्ट होना चाहिए, एक स्लोगन होना चाहिए, कलर होना चाहिए और एक बॉक्स में होना चाहिए। इन चीजों का ध्यान देंगे। जनहित मतलब कि जो सरकार के द्वारा जारी किया गया सबके लिए, जो सबके हित में है, जो सबके भलाई। जैसे अभी आया था ना वोट का अधिकार, कि पहले वोट फिर जलपान, कुछ ऐसे स्लोगन है ना, फिर जनसंख्या वृद्धि पे, शौचालय पे, स्वच्छ भारत पे है, बेटी, जैसे जनहित का क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बॉक्स बना देंगे, शीर्षक लिख देंगे, यहाँ खूब अच्छा दे देंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ कोई बच्ची है जन्म ले रही है, यहाँ स्कूल जा रही है, पढ़ लिखा, ऐसे बनाते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि बॉक्स होना चाहिए, चित्र स्पष्ट होना चाहिए, शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, स्लोगन होना चाहिए और पूरा कलरफुल होना चाहिए। जनहित जो पूरे समाज के लिए हो, पूरे जन के लिए हो, जो सरकार के द्वारा जारी की जाती है। और उत्पाद जो कोई उत्पाद कुछ भी ले सकते हैं, जैसे चतुर्वेदी मोमबत्ती, पानी में आग लगा दी, कुछ भी ये कर लेते हैं। अब बच्चों को समस्या क्या आती है कि सर मान लीजिए हमको ये उत्पाद बनाते हैं तो उसका नाम क्या रखें, तो बच्चों कुछ भी रखो, ये मार्कर ही है इसको ही रख दो कि अमर मार्कर, लिखने के बाद भी, लिखने के साथ भी, ऐसे स्लोगन बनाया जाता है, प्रोडक्ट का नाम ऐसे अपने मन से दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, क्या विज्ञापन लेखन। देखें बुक में तमाम सारे विज्ञापन दिए हुए हैं। जैसे ये जनहित का विज्ञापन है क्या कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीमारी है वहाँ शौचालय नहीं जहाँ, ये उत्पाद का फ्लो पे सुंदर लिखे, सही लिखे, एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़िए, परीक्षा में सफल बनिए। ठीक है बच्चों, तो ये देख लेंगे विज्ञापन लेखन, जनहित वाला भी और उत्पाद वाला भी। इसके बाद बच्चों तुम लोग का क्या है, डायरी लेखन है। ठीक है बच्चों, देखें डायरी लेखन, देखिए बच्चों डायरी लेखन, डायरी लेखन जो है बच्चों कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, महापुरुष होते हैं, महान व्यक्तित्व होते हैं, वो लगभग सभी लोग जो है अपनी डायरी लिखते हैं। इसीलिए कि डायरी लिखते हैं जिनसे हमें भी कुछ न कुछ जानकारी उनके विषय में मिलती है, उनके डायरियों को पढ़ के, या उनके न रहने के बाद डायरी के कुछ अंश प्रकाशित होते हैं जो हमें सूचना के रूप में, जानकारी के रूप में मिलते हैं। कहने का मतलब कि डायरी जो लेखन होता है बच्चों, इसमें हम अपनी दिन भर की घटनाओं का विवरण करते हैं। जैसे आज हमारा दिन कैसा बीता, या आज का दिन हमारे लिए कैसा रहा, क्या हमने कुछ नया सीखा पाया, क्या हमने कुछ खोया, कैसा रहा, क्या अच्छा अनुभव मिला, क्या बुरा अनुभव मिला, क्या आज का दिन भी सामान्य नहीं रहा, आज का दिन है तो आज का दिन विशेष क्यों रहा, क्या कोई विशेष त्योहार रहा, क्या मैं किसी प्रतियोगिता में सफल रहा। ये सब बातें जो है अपनी डायरी में लिखी जाती है। डायरी बहुत लंबी नहीं होती है। जैसे सबसे जो बड़ी बात होती है डायरी लेखन की, कि डायरी बच्चों जब भी हम लिखते हैं तो पूरे दिन का इसमें वर्णन होता है। तो अधिकतर जो है जो भी डायरी लिखी जाती है रात में लिखी जाती है, कि पूरा दिन अपना जब व्यतीत हो जाता है, सोने से पहले डायरी लिखी जाती है कि आज का दिन कैसा रहा। ठीक है, अब ये नहीं कि आज मैं घर से निकला तो रास्ते पे गया तो वहां 2 रुपए की टॉफी खरीदी, फिर ये किया वो, ऐसे नहीं, केवल मुख्य घटनाओं का वर्णन होता है। जैसे मान लो कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, आज दीपावली का त्योहार था, हम लोग खूब अच्छे से दीपावली के त्योहार को मनाए,
खुशियां मनाए, पटाखे फोड़े, दीप जलाए, एक दूसरे से गले मिले, मिठाई खाए। आज का दिन अच्छा रहा, हो गया डायरी में। ठीक है, डायरी का मतलब ये होता है कि आपका पूरा दिन कैसा गया, कैसा रहा, क्या पाया, क्या खोया, क्या विशेष रहा, क्या सामान्य रहा, इसका वर्णन अपने डायरी में करते हैं। तो इसीलिए बच्चों डायरी लिखने का जो सही समय है वो कब है? तो ठीक सोने के पहले। सही जो समय है वो क्या है? ठीक सोने के पहले। और देखें डायरी लिखने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है कि जैसे मान लो बच्चों ये तुम्हारा पेज है, ये क्या है? पेज। मान लेते हैं कि यहाँ एक पेज है तुम्हारे कॉपी का, डायरी का एक पेज। जब भी डायरी लिखते हैं तो सबसे पहले यहाँ दिन लिखते हैं जो भी हो, फिर क्या लिखते हैं? दिनांक लिखते हैं जो भी हो, फिर यहाँ क्या लिखते हैं? समय। जब भी डायरी लिखें तो यहाँ पर दिन होगा, दिनांक होगा और क्या होगा बच्चों? समय होगा। जैसे दिन सोमवार, दिनांक जो भी, यहाँ समय रात के 10 बजे, या जब भी लिखते हैं। मैंने बताया कि अधिकतर सोने से पहले ही लिखा जाता है डायरी। ठीक है, तो समय रात के 10 बजे जो भी हो ये जरूरी आप लिखते हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करते हैं कि आज का दिन मेरे लिए विशेष रहा, सामान्य रहा, कैसा रहा, जो भी कुछ हमारा खट्टा मीठा जो भी अनुभव रहता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर जरूर करते हैं बच्चों। यहाँ क्या रहता है? हस्ताक्षर। किस लिए? यह दिन, दिनांक, समय इसलिए लिखते हैं कि यह प्रतिदिन का रिकॉर्ड रहता है कि ये आज के दिन ये है, इस दिन का ये है, इस दिन का ये है। और हस्ताक्षर क्यों करते हैं? कि मैंने ही स्वयं लिखा है, कि मेरी डायरी है और स्वयं मैंने ही लिखा है। इसलिए बच्चों डायरी लिखने में क्या ध्यान देते हैं? दिन, दिनांक, समय, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों? हस्ताक्षर। और यहाँ पे विषय वस्तु जितनी बड़ी घटनाएं होती हैं जो हमें कुछ नया सिखाती हैं या जो भी हमारे लिए नया होता है, विशेष होता है या सामान्य होता है, वो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों। तो ये है डायरी लेखन। ठीक है, जरूर ध्यान देंगे दिन, दिनांक, समय और हस्ताक्षर लेखन का। तुम्हारे बुक में 2-4 एग्जाम्पल दिया है बच्चों, इसको देख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं किस पे? प्रतिवेदन पे। देखिए बच्चों प्रतिवेदन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट मेडिकल वाली भी रिपोर्ट होती है, तुम्हारे स्कूल से भी रिपोर्ट मिलता है। ठीक है ना, खेल कूद किसी प्रतियोगिता में भाग लो उसका भी रिपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो रिपोर्ट प्रतिवेदन मतलब क्या होता है? रिपोर्ट। ठीक है, तो किसी भी विषय पर प्रतिवेदन लिखना है, रिपोर्ट लिखना है, तो सबसे पहले हम उन्हीं चीजों पर रिपोर्ट लिख सकते हैं जो हमारे सामने प्रत्यक्ष, जिसको हमने देखा है। किसी की कही हुई बातों पर हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते, प्रतिवेदन नहीं लिख सकते। हम उन्हीं चीजों पर प्रतिवेदन लिख सकते हैं जिनको हमने स्वयं देखा है, स्वयं जाना है। वही डॉक्टर तुम्हारा रिपोर्ट दे सकता है जिसने तुम्हारी जांच की है। वो किसी के कहने पर थोड़ी रिपोर्ट लिख देगा, जब वो जांच ही नहीं किया तो रिपोर्ट लिखेगा कहाँ? मानी प्रतिवेदन की जो सबसे बड़ी बात होती है कि वो हमारे सामने हुआ रहता है, उसे प्रतिवेदन लिखते हैं हम, रिपोर्ट। तो सबसे जिस विषय पर भी रिपोर्ट प्रतिवेदन लिखना होता है, शीर्षक देते हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। रिपोर्ट लेखन में, प्रतिवेदन लेखन में जरूर ध्यान देते हैं कि भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, शब्द स्वच्छ होने चाहिए और वाक्य विन्यास छोटे छोटे होने चाहिए। और दूसरी चीज कि घटना क्रम वाइज लिखते हैं। घटना क्या लिखते हैं? क्रम वाइज। जैसे मान लो अब प्रतिवेदन लिखना किस पे? 15 अगस्त पे, स्वतंत्रता दिवस पे। ठीक, तो यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस आंखों का देखा हुआ होना चाहिए। अब यह देखेंगे कि आज 15 अगस्त का दिन, चाहे दिनांक 15 अगस्त हमारे विद्यालय में मनाया गया। ठीक, अब क्रम वाइज, ये नहीं कि अब सीधे मनाया गया, हमारे बच्चों को सबको एक एक क्या सबको जो है मिष्ठान वितरित किया गया, फिर राष्ट्रगान हुआ, फिर ध्वजारोहण हुआ, ऐसे नहीं। क्रम वाइज रिपोर्ट में क्या होता है? क्रम वाइज कि सबसे पहले क्या होता है? ध्वजारोहण होता है, राष्ट्रगान होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जो भी है। फिर सबसे अंत में क्या होता है? मिष्ठान वितरण होता है, और उसके बाद हम लोग अपने अपने घर जाते हैं। ये है ना। तो वैसे प्रतिवेदन लिखने में शीर्षक लिखते हैं और घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन करते हैं, क्रम के अनुसार। ये क्या है? प्रतिवेदन। प्रतिवेदन आंखों का देखा हुआ होना चाहिए। और प्रतिवेदन जब भी लिखेंगे तो उसमें दिनांक जरूर डालेंगे।
ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट जो है डेट वाइज होती है, तथ्यपरक होती है, इसमें कहीं इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, माने विषय से इतर की बातें नहीं होती हैं। जिस विषय पर भी रिपोर्ट या प्रतिवेदन लिखना होता है उसका शीर्षक देते हैं, क्रमबद्ध, घटनाओं का क्रमबद्ध, कैसे कैसे, पहले क्या, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या, क्रमबद्ध वर्णन करते हैं। दिनांक जरूर होता है कि जिस डेट का रिपोर्ट हम लिख रहे हैं, प्रतिवेदन लिख रहे हैं। तो बच्चों देखिए, पत्र लेखन, निबंध लेखन, डायरी लेखन, प्रतिवेदन, ये और विज्ञापन, ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो पोर्शन था उसको बच्चों यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया। बाकी बुक में दिया है, उसे देख लेंगे, समझ लेंगे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जितना पोर्शन है सिलेबस मिल गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं मिला होगा तो हमने पूरा पोर्शन लिख दिया था। ठीक है बच्चों, उसको देख लेंगे और उतना लर्न कर लेंगे। अब जो है एक बच जाता है क्या, कि जो संज्ञा थी, पिछले वाले चैप्टर में संज्ञा का क्या बनाना था, भाववाचक संज्ञा। देखिए बच्चों, शब्दों से जब भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, देख लें उसको, जो संज्ञा का शेष भाग जो था बच्चों, संज्ञा का शेष भाग क्या करना था, भाववाचक संज्ञा बनाना था। ठीक है बच्चों, देखें, संज्ञा का जो शेष भाग था भाववाचक संज्ञा बनाना था। ठीक है, तो देखिए, भाववाचक संज्ञा बनाने का सिंपल सा है क्या, कि शब्द, किसी भी शब्द का यदि हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है तो हम शब्द का वह रूप चयन करेंगे, शब्द के उस रूप का चयन करेंगे जिससे हमारे भाव क्या हो, व्यक्त हो। भाव क्या हो बच्चों, व्यक्त हो। उसे क्या कहते हैं, जैसे अपना है तो अपना का भाव किससे व्यक्त होता है, अपनापन। ठीक है, कहने का मतलब कि जिस शब्द की भी हमें भाववाचक संज्ञा बनानी होती है तो हम शब्दों के उस रूप का चयन करते हैं कि जो हमारे भाव को व्यक्त करे। बहुत छोटा था, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए इसको छोड़ दिए थे। देखें, इसको समझने के लिए मैं एक नियम बता रहा हूं, केवल उतना पढ़ लेंगे। त्व, पा, पन, त्व, पा, पन, आव, आवा, ता, चारा, त्व, पा, पन, आव, दो बराबर लिख दिया हूं। देखें, त्व, पा, पन, आव, ता, चारा। देख लें, ई, कार, आस, आहट। देखिए बच्चों, त्व, पा, पन, ता, स्व, त्व, पा, पन, आव, ता, चारा, ई, कार, आव, आहट, आस। ठीक है, और देखिए बच्चों, एक है माह। देखिए, सबसे सटीक नियम है ये क्लास 8 स्टैंडर्ड में, किसी भी स्टैंडर्ड में समझने के लिए, कि हमें जिन शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनानी हो, जिन शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनानी हो, तो पहले तो हमने बताया ना कि शब्द के उस रूप का चयन करते हैं कि जो हमारी भाव को व्यक्त करे। ठीक, दूसरा जो रूल, सबसे जो रामबाण जो रूल है वो क्या है, कि जिन शब्दों की हमें भाववाचक संज्ञा बनानी होती है तो हम क्या करते हैं कि उन शब्दों में त्व, पा, पन, आव, ता, चारा, ई, कार, आस, आहट, स्व या मा, इन्हीं में से कोई एक लगा देते हैं। इन्हीं में से क्या करते हैं, कोई एक लगा देते हैं, अर्थात यही लगा करके हम शब्दों का क्या बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। रामबाण रूल है, बस इतना रख लें क्या, त्व, पा, पन, आ। देखें, इसके बाद जैसे। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे। ठीक है, कि कैसे इन्हीं शब्दांशों को लगा करके हम क्या करते हैं, किसी भी शब्द की जो है
भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे अब देख लें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना है, क्या है, अपना, तो अपना से क्या बन जाएगा, अपनापन या अपनत्व। ठीक है, यहाँ देखें बच्चा है, बच्चा, तो क्या बन जाएगा, बचपन, बचपन। मान लो यही क्या है, लड़का है, तो क्या हो जाएगा, लड़कपन, लड़कपन। पागलपन, अजनबीपन, परायापन, अपनापन। अब देखिए पा है, तो इसे मान लो बच्चों यहाँ क्या है, बूढ़ा, क्या है, बूढ़ा। बूढ़ा से भाववाचक संज्ञा बनाना है तो क्या होगा, बूढ़ापा, बूढ़ा से क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। मोटा से मोटापा। ठीक है, गुरु से गुरुत्व, अपनत्व, ममत्व, लघुत्व। आओ देखें, सटना से सटाव, हटाव, पटाव, जुड़ाव। ठीक है, ता से देख लें कि ता से जैसे कायर है, क्या है बच्चों, कायर, तो कायर से क्या हो जाएगा, कायरता, कायर से क्या हो जाएगा, कायरता। सुंदर से सुंदरता। ठीक है, अब चारा है तो भाई से भाईचारा। अब ये ई है तो मान लो खुश है तो खुश का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, खुशी हो जाएगी। ठीक है, अब ये कार है, आस है, जैसे कि अब मीठा है तो मीठा से क्या हो जाएगा, मिठास। खट्टा से क्या हो जाएगा, खटास। आहट, चिल्लाना से क्या हो जाएगा, चिल्लाहट। घबराना से क्या हो जाएगा, घबराहट। ठीक है, माँ है तो लाली से क्या हो जाएगा, लालिमा। तो इस प्रकार बच्चों जो है कि इन्हीं शब्दांशों को हम जोड़ करके, इन्हीं में से कोई एक जोड़ करके हम शब्दों की क्या बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा। अतः हमें किसी भी शब्द की भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो हम त्व, पा, पन, आव, ता, चारा, ई, कार, आस, आहट, स्व, मा इत्यादि में से कोई एक लगाते हैं और वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। क्या करना है बच्चों कि जो तुम्हारे बुक में पेज नंबर 42 से 43 पे दिया है, एक बार उसको जरूर पढ़ना है। जैसे देखें दूर है तो दूर से भाववाचक संज्ञा बनानी है तो बड़ी लगा दे, क्या हो जाएगी, दूरी। ठीक है, देखिए अच्छा है तो अच्छा से क्या हो जाएगा, अच्छाई। दया है, दयालु है तो दयालु से क्या हो जाएगा, दयालुता। ठीक है, अब देखें सर्व है तो सर्व से क्या हो जाएगा, सर्वस्व। स्व है कि नहीं, स्व। सर्व से क्या हो जाएगा, सर्वस्व हो जाएगा। निज से क्या हो जाएगा, निजता, निजत्व। मम से क्या हो जाएगा, ममत्व। बचना से आव लगा दे, बचाव, हटाओ, सटाओ, पटाओ, दुराव। ठीक है, शीघ्र से शीघ्रता। निकट से निकटता। एक से एकता। बाहर से बाहरी। लाल से लालिमा। ठीक है बच्चों, दुश्मन से दुश्मनी। चोर से चोरी। बंधु से बंधुत्व। दास से दासत्व या दासता। सज्जन से सज्जनता। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इसको बस याद रखेंगे, इन्हीं शब्दों को लगा के हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तुम लोग का जो था पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था, पोर्शन था, जो कि समाप्त हो चुका। इतना ही पूरा हमें जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना था, क्लास 8 हिंदी 1। ठीक है बच्चों, जितना भी पढ़ाया गया है सभी लोग अच्छे से, जितना भी होमवर्क दिया गया है उसको अच्छे से करेंगे। प्रत्येक पार्ट पढ़ाने के बाद हमने पार्टों का जो है प्रश्न उत्तर जो है वेबसाइट पे अपलोड हो गया है, कर दिया है, तो उसमें से पूरा नोट्स बना लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, और हिंदी 1 में प्रत्येक पाठ के पीछे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, मैच दिया है, मिलान करने के लिए, रिक्त स्थान भरने के लिए, वह बच्चों तुम लोग को स्वयं करना है। ठीक है, पूरा पाठ हमने पढ़ा दिया है, पढ़ लेंगे और उसका मिलान कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं समर असाइनमेंट पे कि हमने समर असाइनमेंट, देखिए समर असाइनमेंट में मैंने दिया है पहला हिंदी 1 में कि वर्तमान परिवेश में ऑनलाइन शिक्षण की महत्ता पर अपने अपने विचार 200 शब्दों में लिखिए। देखिए बच्चों, आज जो परिवेश है, जो माहौल है, हर तरफ क्या है, कोरोना है, और हम क्या है, एक ही जगह अपने घर में ही बैठे हुए हैं, और इसी में हम लोग की क्या है, भलाई भी है। तो हम लोग एक जगह स्थिर हो गए हैं ना, लेकिन आज इस आधुनिक संचार के साधनों के द्वारा या इस ऑनलाइन शिक्षण के ही द्वारा तो हमारे सारे अध्ययन अध्यापन के कार्य क्या है, हो रहे हैं। ठीक है बच्चों,
तो यही लिखना है कि वर्तमान परिवेश में आज की जो परिस्थिति है, जो परिवेश है, जो माहौल है, उसमें ऑनलाइन शिक्षण किया जा रहा है कि घर बैठे ही हम कहीं भी रह करके एक दूसरे को ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। तो इसकी महत्ता पर, इसके क्या लाभ है, इसका क्या महत्व है, ये सब लिखना है बच्चों। ठीक है। अच्छा, दूसरा दिया हूं हिंदी 2 में कि प्रकृति पर आधारित कोई 2 कविता लिखिए एवं उसे चित्र के साथ सजाइए। प्रकृति पर आधारित जैसे पेड़ पौधे, फूल, बाग बगीचे, नदी, उपवन, वाटिका, पर्वत, पहाड़, नदियां, ये सब क्या है? प्रकृति के अंग। यही सब तो प्रकृति है। पर्वत, पठार, नदी, झरना, सुबह शाम दोपहर। ठीक है। तो इन्हीं प्रकृति पर जो है कोई 2 कविता लिखना है। प्रकृति पर आधारित कोई 2 कविता लिखिए एवं उसे चित्र के साथ सजाइए। मान लो बच्चों फूल पे लिख रहे हो तो खूब अच्छा फूल बना के उसको सजा देंगे। पेड़ पे लिख रहे हो तो खूब अच्छा पेड़ बना के सजा देंगे। यदि कविता किसी पर्वत पे लिख रहे हो तो पर्वत बना के सजा देंगे, पहाड़ बना के सजा देंगे, झरना पे लिख रहे हो तो झरना बना के सजा देंगे, मौसम पे लिख रहे हो तो मौसम, बगीचे पे लिख रहे हो, जैसा कविता लिख रहे हो उसे उस हिसाब से क्या करेंगे? सजा देंगे, डेकोरेट करना है। ठीक है। और ये दोनों कार्य जो है हिंदी 1 की कॉपियों पे करना है। इस बार बच्चों तुम लोग को कोई फाइल नहीं दी गई है, या दोनों कार्य जो है हिंदी 1 की कॉपियों पे करना है। ठीक है बच्चों, ये था तुम लोग का क्लास 8 हिंदी 1 फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन सिलेबस जो कंप्लीट हो गया। अब स्कूल खुलने के बाद पुनः हम लोग मिलेंगे। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और अपने अध्ययन पर ध्यान दें। ठीक है।